सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग 16 जनवरी 2022 को आयोजित हुए सीटेट परीक्षा का PYQ कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं उसमें अगला सवाल। कहता है एक तार एक वर्ग के रूप में 144 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग, यानी 144 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल को घेरता है। यदि समान तार को 16 सेंटीमीटर लंबाई के आयत के रूप में मोड़ा जाता है तो क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो यहां कह रहा है आपको कि एक तार वर्ग के रूप में कर दिया गया है। एक तार को वर्ग के आकार में दिया है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 134 वर्ग सेंटीमीटर। और कहता है इसी तार से एक जो है समान तार की, इसी तार से एक आयत बनाया गया, ठीक है ना। और इसकी लंबाई जो है ना 16 सेंटीमीटर रखा गया लंबाई, ठीक है। तो कहता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा। बात को समझिए, मतलब ये हुआ कि ये दो तार है, दोनों समान लंबाई के हैं, ठीक है। पहला तार को क्या किया कि इसको मोड़ के एक वर्गाकार बनाया गया, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल दिया हुआ है। और इसी समान लंबाई का एक तार का यहां पर वर्ग बनाया गया। क्या बनाया गया? वर्ग बनाया गया उतना ही लंबा तार का, लेकिन यहां लंबाई जो है ना 16 सेंटीमीटर रखा। तो आप ये बताइए कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, जब दोनों एक ही तार का है, जब दोनों एक ही तार से बना हुआ है तो दोनों का परिमाप क्या होगा? बराबर होगा। इसका भी परिमाप और इसका भी परिमाप क्या होगा? बराबर होगा। चलिए इसको हम हल करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला है वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, दोनों का तार जो है समान है, यानी इसका भी परिमाप और इसका भी परिमाप बराबर है। यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 144 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग मतलब पावर 2 तो वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं, ये होता है आपको भुजा गुना भुजा। इसके बदले में इसका सूत्र लिख देंगे, इधर लिख देंगे 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, भुजा गुना भुजा को ही आप भुजा स्क्वायर भी कहते हैं। कभी कभी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा भी लिखते हैं हम लोग, और भुजा स्क्वायर भी बोलते हैं कि भुजा गुना भुजा 2 बार है तो पावर 2 आप लिख सकते हैं। इधर है आपको 144 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। अब पावर जब 2 जाता है, यानी घात जो 2 जाता है, यहाँ भुजा रहने दीजिए, पावर 2 जब जाएगा दूसरे तरफ तो ये क्या होता है, पक्षांतर जब करते हैं तो पावर 2 को वर्ग कहते हैं, पावर 2 को भी वर्ग कहते हैं। तो पावर 2 जब जाएगा इधर तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/2। यदि यहीं पर 3 रहता, 3 पावर यानी 3 घात जाता उधर तो 1/3 हो जाता। यदि यहाँ 5 रहता, दूसरी साइड भेजते तो 1/5 हो जाता, ठीक है। अब देखिए, भुजा बराबर किसी भी संख्या में पावर 1/2 हो, मान लीजिए x है, इसे पावर 1/2 है, इसका मतलब होता है √x, यानी कि पावर 2 का अर्थ होता है वर्ग, तो पावर 1/2 का अर्थ होता है वर्गमूल। इतना ध्यान रखिए, पावर 2 का अर्थ यानी x का वर्ग, तो पावर 1/2 x पावर 1/2 यानी कि x का वर्गमूल होता है, यानी 1/2 पावर का अर्थ होता है रूट, जिसको हम लोग वर्गमूल भी कह सकते हैं। और ये जो 2 है ना यहाँ छिपा रहता है, लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। भुजा बराबर, आप ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर से यानी वर्गमूल से इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे बाहर आएगा? तो वर्गमूल आप 2 तरीका से निकाल सकते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से, दूसरा भाग विधि से। हम एक तरीका अपना लेते हैं 144 का वर्गमूल के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसको 2 से लगाएंगे 72 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 36, फिर 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, यानी 2 गुना 2 कितने बार? 4 बार। 3 गुना 3 2 बार। सेमी स्क्वायर है, यानी सेमी गुना सेमी 2 बार, ठीक है। अब रूट के अंदर से वही बाहर निकलता है जिनका जोड़ा लगा हुआ है गुना में, ठीक है ना। यानी भुजा बराबर आपका हो जाएगा
एक 2 यहाँ से बाहर, एक 2 यहाँ से बाहर, एक 3 यहाँ से बाहर, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर बाहर। यानी भुजा की लंबाई आपको हो जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 सेंटीमीटर। यानी इस वर्ग की प्रत्येक भुजा जो है 12 सेंटीमीटर है, क्या प्रत्येक भुजा, ठीक है। 12 सेंटीमीटर जब प्रत्येक भुजा है तो तार की लंबाई निकल जाएगी, यानी परिमाप निकाल लेंगे। लिखेंगे वर्ग का परिमाप, इसीलिए वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। 4 गुना भुजा यानी 4 गुना भुजा का मान है 12 सेंटीमीटर, तो 12 चौके 48 सेंटीमीटर। ये तार की लंबाई यानी वर्ग का परिमाप निकल गया। और इसी तार से बनाया गया है आपको आयत भी। तो इतना ही लंबा तार जब ये था इसके बराबर, तो इसका भी परिमाप कितना होगा, 48 ही होगा। लिखेंगे आयत का परिमाप, लिखेंगे यहां ध्यान दीजिए, लिखेंगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होगा, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है आप जानते हैं, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, ब्रैकेट बंद, यानी इस पूरे में एक साथ 2 से गुना। और वर्ग का परिमाप के बराबर यानी कि 48 सेंटीमीटर ये भी है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा लंबाई हमको 16 रखना है, तो यहाँ 2 गुना में है, उधर भेज देंगे तो इधर क्या बच जाएगा, लंबाई जोड़ चौड़ाई बच जाएगा। इधर आपको 48 सेंटीमीटर है, ये जो 2 यहाँ गुना में था पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा, 2 से काटिएगा 24 दूनी 48 यानी कि 24 सेंटीमीटर। इस तरीका से आप देखिएगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई जो है ना वो 24 सेंटीमीटर आया, आयत का, किसका, आयत का। कहता लंबाई 16 रखना है, तो लंबाई के बदले में आप लिख दीजिए 16 सेंटीमीटर, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ चौड़ाई है तो चौड़ाई बराबर 24 सेंटीमीटर। अब आपको चौड़ाई निकालना है ना, तो चौड़ाई को रखिए, ये 16 इधर देखिए प्लस है, इधर भी क्या है प्लस है, तो 16 प्लस में है, उधर जा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में। यानी कि चौड़ाई आपको निकल जाएगा, 24 में 16 गया 8 सेंटीमीटर, यानी चौड़ाई आपको निकल गया 8 सेंटीमीटर। तो मांगता क्या है इसका, क्षेत्रफल। लिखेंगे इसीलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई या गुना चौड़ाई होता है। लंबाई कितना है 16 सेंटीमीटर है, और उसको रखे तो इस परिमाप पे चौड़ाई निकला है कितना, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। 16 8 है 128, सेमी गुना सेमी यानी सेमी स्क्वायर, यानी इसी को वर्ग सेमी बोलेंगे। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। समझ गए होंगे, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि अस्मिता सुबह 8:30 बजे से 15 मिनट पहले एक बैठक के लिए स्कूल पहुंची है। वह अपने सहयोगी की तुलना में आधे घंटे पहले पहुंची, जो यानी इनका सहयोगी जो बैठक के लिए 40 मिनट देर से पहुंचा था। बैठक का निर्धारित समय क्या है। देखिए अस्मिता कब पहुंचती है, अस्मिता के पहुंचने का समय, अस्मिता के पहुंचने का समय क्या है, क्या है समय पहुंचने का इनका, 8:30 से 15 मिनट पहले, 8:30 से 15 मिनट पहले, यानी कि 8:30 है ना, इससे 15 मिनट पहले पहुंची, यानी कि पहले नहीं माइनस हो जाएगा, 15 मिनट पहले, 5 1 यानी 8:15 में ये 8:15 बजे ये पहुंचती है, 8:15 बजे सुबह पहुंचती है। 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंचती है, यानी 8:15 में ये पहुंच जाती है। अब कहता है वह अपने सहयोगी की तुलना में आधे घंटे पहले पहुंची, सहयोगी से आधा घंटा पहले पहुंच गई है। इसका मतलब है कि सहयोगी आधा घंटा लेट से आया। समझिए इस चीज को, सहयोगी की तुलना में आधे घंटे पहले पहुंची है, यानी कि सहयोगी से पहले पहुंची है, इसका मतलब सहयोगी आधे घंटे देर से पहुंचा है। लिखेंगे सहयोगी के पहुंचने का समय, सहयोगी के पहुंचने का समय है ना 8:15 से 30 मिनट अधिक,
30 मिनट अधिक। बात को समझिए, सहयोगी जो पहुंचा है वो सहयोगी से आधा घंटा पहले पहुंची है अस्मिता, यानी कि 8:15 में ही पहुंची है, तो सहयोगी से आधा घंटा पहले, यानी कि आधा घंटा यानी कि 30 मिनट पहले पहुंची है। मतलब है कि सहयोगी पहुंचा है 30 मिनट बाद। तो 8:15 से 30 मिनट यानी 8:45 बजे सहयोगी पहुंचा, 8:45 में सहयोगी पहुंचा। समझ गए? 8:30 से 15 मिनट पहले 8:15 में ही पहुंची, कहता सहयोगी से पहले पहुंच चुकी है आधा घंटा, यानी कि सहयोगी आधा घंटा बाद आई है। तो 8:15 से आधा घंटा बाद यानी 8:45 में सहयोगी पहुंच गया। ठीक है। अब कहता है जो, यानी कि सहयोगी बैठक के लिए 40 मिनट देर से पहुंचा है, यानी कि बैठक इससे 40 मिनट पहले ही शुरू हो चुका है, 40 मिनट पहले ही शुरू हो चुका है। लिखेंगे इसीलिए बैठक का निर्धारित समय, बैठक का निर्धारित समय क्या है? जिस समय पहुंचा है, जिस समय पहुंचा है सहयोगी, जिस समय सहयोगी पहुंचा है से 40 मिनट पहले, 40 मिनट पहले ही बैठक शुरू हो चुका था, यानी 8:45 से 40 मिनट पहले, यानी कि 40 मिनट इसमें से निकाल दीजिएगा, यानी कि 8:05 बजे बैठक का निर्धारित समय था। सुबह 8:05 बजे बैठक का निर्धारित समय था, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? या मोटा मोटी फिक्स कर लीजिए। अस्मिता पहुंची 8:30 से 15 मिनट पहले, यानी 8:15 में। सहयोगी से आधा घंटा पहले पहुंची, यानी सहयोगी बाद में पहुंचा है। 8:15 से 30 मिनट बाद, यानी 8:45। बैठक शुरू हुआ है 8:45 40 मिनट पहले, यानी कि 8:05 में। समझ गए होंगे? इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि कितने तरीकों से 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर के 48 छोटे वर्गों को व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि परिणाम स्वरूप क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर रहे। देखिए वर्ग जो है ना, एक लंबा 1 सेंटीमीटर लंबा है और 1 सेंटीमीटर चौड़ा है। मतलब वर्ग है तो सब भुजा बराबर ही होगा, यानी 1 गुना 1 है, तो लिखेंगे एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा गुना भुजा, है ना। 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेमी गुना सेमी वर्ग सेमी, यानी सेमी स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर, चूंकि एक वर्ग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर, तो 48 गो वर्ग है, इसीलिए 48 वर्ग का क्षेत्रफल, 48 वर्ग का क्षेत्रफल। 1 का 1 तो 48 है कितना? 48 गुना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये हो गया आपको 48 वर्ग सेंटीमीटर। कहता है इसको कितने तरीका से हम अरेंज कर दें कि क्षेत्रफल हमको 48 ही प्राप्त हो। देखिए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्षेत्रफल प्राप्त हो, तो कितने तरीका से हम अरेंज कर सकते हैं? इधर मान लीजिए चौड़ाई ले लेंगे, इधर मान लीजिए लंबाई ले लेंगे। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 48, ये जो है ना आपके पास 48 है। एक का माप कीजिए, एक यहाँ पर रख दीजिए, 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा हुआ, और इसके सीध में आप 48 को ही रख दीजिए, 48 वर्ग को रख दीजिएगा। तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा? 48 सेंटीमीटर। और इधर चौड़ाई है आपको 1 सेंटीमीटर। जैसे गुना कीजिएगा तो 48 गुना 1 48 हो जाएगा, सेमी गुना सेमी वर्ग सेमी हो जाएगा। यानी चौड़ाई जब हम 1 सेंटीमीटर रखेंगे तो हमको लंबाई 48 सेंटीमीटर रखना होगा। दोनों गुना कीजिए, 48 गुना 1 48 हो जाएगा, सेमी गुना सेमी वर्ग सेमी हो जाएगा। ठीक है। अगली बार हम क्या करेंगे? 2 वर्ग रखेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है ना। इसके पीछे रख देंगे 24, इसके पीछे रख देंगे 24, है ना। यानी कि इसकी लंबाई हो जाएगी आपको 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। यानी इस बार चौड़ाई में हम 2 वर्ग को रखेंगे, यानी 2 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो लंबाई हो जाएगा आपको 24 सेंटीमीटर। इसी तरीका से हम इस बार 3 वर्ग रखेंगे एक साथ, और इसके पीछे 16, इसके पीछे भी 16, इसके पीछे भी 16 रख देंगे। लंबाई हो जाएगा 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई हो जाएगा 1 2 3 सेंटीमीटर। अब गुना कीजिएगा, 16 3 48 ही हो जाएगा। यानी चौड़ाई रखेंगे 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई तरफ से 3,
तो इधर रख देंगे हम लोग 16 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगला, जब चौड़ाई में रखिएगा 4 तो यहाँ रखना पड़ेगा आपको 12, ताकि गुना कीजिए बढ़ चौके 48 हो जाए। फिर अगला रखिएगा आप 6 सेंटीमीटर, तो लंबाई रखिएगा 8 सेंटीमीटर, 8 छाके 48। 1 2 3 4 5 तरीका है, 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, 4 तरीका और 5 तरीका, यानी कुल 5 तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है। अब आप कह सकते हैं कि सर इधर 8 इधर 6 भी ले सकते थे, तो फिर 8 जो इधर लीजिएगा 6 इधर, तो जो बड़ी होगी तो लंबाई हो जाएगी। लंबाई तरफ हम 8 लिखेंगे, चौड़ाई तरफ 6 लिखेंगे। 6 गुना 8 भी 48 होता है, 8 गुना 6 भी 48 होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई और ऐसा हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। गुना करिएगा सबका 48 हो जाएगा और संख्या भी सबका 48 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यही 5 तरीका है, ताकि 48 वर्ग को हम इस तरीका से अरेंज करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल हमेशा 48 सेंटीमीटर वर्ग, 48 वर्ग सेंटीमीटर ही रहेगा। यानी कुल 5 तरीके ही हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल, कहता है विभिन्न स्टेशनरी वस्तुओं की दरें नीचे दी गई है। देखिए परीक्षा में होता है क्या है, जो दाम इधर जो कीमत दिया हुआ रहेगा, सामान का नाम और कीमत, इसमें 1 2 बढ़ा के दे देता है कभी, है ना, तो उसको ध्यान रखना है। 1 2 बढ़ा के कीमत दिखा देता है और वो खरीदता नहीं है जो खरीदने जाता है। जैसे यहाँ सोहेल खरीदने गया तो उसका ध्यान रखना है ध्यान से बस। कहता है क्रेयॉन ने सोहेल क्रेयॉन के 1 पैकेट, क्रेयॉन जो है 1 पैकेट का दाम 15 रुपया है, तो ये खरीदता है 1 पैकेट, इसके आगे 1 लिख दीजिए। पेंसिल के 2 पैकेट, पेंसिल के 1 पैकेट का दाम दिया हुआ है, ये 2 लेता है। स्केच पेन का 1 पैकेट, स्केच पेन का 1 पैकेट, ठीक है। 1 कैंची, कैंची जो है ये भी 1 लेता है। चमकते हुए कागज की 5 सीट, यहाँ चमकते हुए कागज की 5 सीट, यहाँ लिखना है 5। और सजावटी स्टिकर का 1 पैकेट, सजावटी स्टिकर का मात्र 1 पैकेट खरीदता है। उससे चमकते हुए का खरीद और सजावटी स्टिकर 1 पैकेट खरीदता है, उसे कितना भुगतान करना होगा। देखिए यहाँ रबर का प्राइस तो लिख दिया गया है, लेकिन रबर खरीदा नहीं गया है। ये इसलिए बीच में दे दिया है ताकि आप गलती कर बैठे, 5 यहाँ ना लिख दें, लेकिन आपको ध्यान रखना है होशियारी से, ठीक है। 1 पैकेट खरीदा क्रेयॉन का, 1 पैकेट, 1 पैकेट का कीमत ही दिया हुआ है कितना, 15.50 रुपये, मतलब 15 रुपये 50 पैसे। यहाँ देखिए पेंसिल का 1 पैकेट 14 रुपये का आता है, 2 खरीदा, 14 दूनी बिल्कुल सही 28 रुपये। 1 खरीदा है, स्केच पेन का 1 पैकेट खरीदा है और 1 पैकेट प्राइस भी दिया हुआ है कितना, 22 रुपये 50 पैसे। दशमलव दीजिए, इधर 50 इधर 22 रुपये, ठीक है। 1 कैंची का प्राइस दिया हुआ और 1 खरीदा भी, यानी कि 17 रुपया यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। ये तो खरीदा ही नहीं गया है। यहाँ देखिए चमकते हुए कागज की 1 शीट का प्राइस है 2 रुपये 50 पैसे। 1 पीस का जो है 1 शीट का प्राइस है 2 रुपये 50 पैसे। खरीदा है कितने, 5 शीट, 5 का कितना हो जाएगा, तो 2.50 को 5 से गुना कर दीजिए। 0 5 0 5 25 का 5 हासिल 2 10 2 12, दशमलव से दाहिने और यहाँ 2 अंक है, तो यहाँ दशमलव 2 अंक बाद बैठ जाएगा। 12.50 हो गया 12.50 रुपये। दशमलव नीचे दशमलव होना चाहिए। और कहता है सजावटी स्टिकर 1 पैकेट खरीदा है, इसका दाम है 5 रुपये, दशमलव नीचे दशमलव, इधर 0 0 इधर 5, इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आंसर आपका हो जाएगा। इतना रुपये, 0 का 0, 5 5 10 5 15 का 5, हासिल 1, यहाँ दशमलव, हासिल 1 यहाँ आ जाएगा। 5 1 6, 8 6 14, 2 16 7 23, 23 2 25, 25 5 30 का 0, हासिल 3 यहाँ रहेगा, 3 1 4, 2 6, 2 8 9 10, यानी 100 रुपये 50 पैसे। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल, बस जोड़ने में ध्यान रखना है। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल, ठीक है ना। कहता है पहला लाइन क्या कहता है वो देखिए, एक संख्या 100 के आधे से बड़ी है, तो 100 का आधा कितना होता है, 50 से बड़ी, 50 से बड़ी है वो संख्या, 50 से बड़ी है, ये बात तो तय हो गया।
एक संख्या 100 के आधे से बड़ी है तो 100 का आधा 50 होता है, यानी वह संख्या 50 से बड़ी है। अगला लाइन पढ़िए, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। देखिए 6 दहाई का अर्थ क्या होता है, दहाई मतलब 10 गुना, तो 6 दहाई मतलब 10 यानी कि 6 दहाई यानी 60 है ना। इधर है 8 दहाई से कम है, यानी 8 दहाई यानी 8 गुना 10 यानी कि 80, यानी यह संख्या 6 दहाई से अधिक यानी 60 से अधिक है, 8 दहाई से कम यानी 80 से, माफ कीजिएगा 6 दहाई से अधिक यानी 60 से अधिक है और 8 दहाई से कम यानी 80 से कम है। ये 60 से बड़ा है, 80 से छोटा है। स्पष्ट कह रहा है कि 60 से बड़ा है, तो हो सकता है वो 61 होगा, 62 होगा। ये लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन हम कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लिख रहे हैं। 2 सेकंड का आंसर है, ठीक है ना। ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए, सवाल से आप डरिए मत, इसलिए लिख रहे हैं। देखिए कहता था 6 दहाई से अधिक यानी 60 से अधिक 80 से कम कौन कौन हो सकता है, तो 60 से अधिक 61, 62, 63 लेके हम 80 से पहले तक 79 तक लिख लिए। यहाँ तक तो हो गया। अगला कहता है इसके अंकों का योग 9 है, इसके अंकों का योग 9 है। अब कहता है इसके अंक का योग 9 है। यहाँ देखिए 6 1 जोड़ेंगे 7 होगा, 6 2 8 होगा, 6 3 यहाँ 9 होता है, यहाँ 9 होता है। तो ये हो सकता है। और भी कोई ऐसा है तो हम देख लेते हैं। 6 4 10, 6 12, 7 0 7, 7 1 8, 7 2 9, इसका भी अंक का योग 9 होता है। और इस तरह 7 3 10, इधर 9 नहीं हो रहा है, यानी इसी दोनों में से कोई एक होगा, या तो वो संख्या 63 होगा या वो संख्या 72 होगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब कहता है दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। दहाई का अंक जो है इकाई का दोगुना है, तो 3 दूनी 6। देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाता है, यानी इस नियम का फॉलो यहाँ पर कर रहा है, यानी आपका आंसर 63 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 दूनी 4 नहीं है, इसलिए ये आंसर 72 नहीं होगा, आपका आंसर 63 होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। मतलब कहने का ये सेंस हुआ, जितना भी बात लिखा गया हम लोग बढ़ते गए, हमको 63 मिल गया। ठीक है, और देखिए इसको तो हम एक बार में 1 सेकेंड में बन जाएगा। दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, ऑप्शन जो दिया हुआ उसको दोगुना करके देख लेंगे। इकाई के अंक को दोगुना कीजिए, दहाई पुरता है कि 2 दूनी 4 नहीं पुरता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 1 दूनी 2 यहाँ नहीं होगा, 4 दूनी 8 नहीं होगा, 3 दूनी 6 ये होगा, है ना। लास्ट लाइन से हम चंद सेकेंड में हम निकाल लिए आंसर, लेकिन हम आपको कंसेप्ट क्लियर करके बताना चाह रहे थे। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि सवाल लगता बहुत लंबा है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। 5 अंकों की संख्या में, संख्या कितने अंकों का है? 5 अंकों का। इतना ध्यान तो आपको पहले रख लीजिए। 5 अंकों की संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक 10,000 के स्थान वाले अंक का 3/4 है, और दहाई के स्थान वाला अंक सैकड़े के स्थान वाले अंक का 2/3 है। दहाई के स्थान वाला अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है, और 1000 के स्थान वाला अंक सबसे बड़ी एकल अंक अभाज्य संख्या है। यदि इकाई के स्थान वाला अंक सबसे बड़ी एकल अंक विषम संख्या है, तो संख्या क्या है? देखिए 5 अंकों का संख्या है, तो इसमें स्वाभाविक है कि पहला इकाई होगा, दहाई 2 अंक, सैकड़ा होता है तो 3 अंक, 1000 होता है तो 4 अंक, और 10,000 होता है तो 5 अंक। 5 अंक का संख्या है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 2 3 4 5 अंक का ये संख्या है। ठीक है, आपको लग रहा है इतना लंबा सवाल है, बनेगा कैसे? देखिए कभी कभी सवाल के लास्ट में ऐसा कुछ दे देता है कि आप उसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कभी कभी बीच में, कभी कभी ऊपर में, शुरू में ही। तो आपको खोजना है कि हमको यहाँ कहाँ से आगे बढ़ना है, तो यहाँ हम लोग अंतिम से आगे बढ़ते हैं। इकाई के स्थान वाला अंक सबसे बड़ी एकल अंक विषम संख्या है। यानी इकाई पर जो अंक है, वो सबसे बड़ी, कौन सबसे बड़ी? एकल अंक वाला, यानी एक अंक वाला, क्या? तो विषम संख्या है। आप जानते हैं कि विषम संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। 1 3 5 7 9 11 13, ठीक है ना। इस तरीका से ये बढ़ते रहता है, अनंत तक जाते रहता है। कहता है कि विषम संख्या तो लीजिए, लेकिन एकल अंक वाला, एक एक अंक वाला,
तो 9 के बाद तो 2 2 शुरू हो जाता है, तो इधर हमको नहीं लेना है, एकल अंक में लेना है। क्या लेना है? सबसे बड़ी लेना है। तो एकल अंक में विषम संख्या यहाँ से यहाँ तक सबसे बड़ी कौन है? 9 है, यानी कि इकाई स्थान पर आपको 9 हो गया। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अगला देखिए, इस लाइन को आप यहीं पर अब रोक दीजिए। अब आप ध्यान से देखिए, ये पूर्णांक हो गया। यहाँ देखिए, कहता है दहाई के स्थान वाला अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। किसका? दहाई का। दहाई कहाँ है? यहाँ पर। ये क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के बारे में तो आप जानते हैं, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो, वो होता है अभाज्य संख्या। यानी कि वह संख्या जिनका सिर्फ 2 अपवर्तक हो, एक तो स्वयं वो खुद। यानी अभाज्य संख्या जो होता है, पहली अभाज्य संख्या 2 होता है, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, 13, ऐसे 14, 15, 16, 17, 19, इस तरीका से अभाज्य संख्या होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है दहाई के स्थान वाला अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। क्या होता है? 2 का वर्ग। अब 2 का वर्ग निकाल दीजिए। 2 का वर्ग का अर्थ क्या हुआ? 2 पावर 2, यानी 2 गुना 2 कितना हो गया? 4। 4 कहाँ बैठेगा? दहाई के स्थान पर 4 बैठ गया। हो गया? क्लियर है? अब पढ़िए, और 1000 के स्थान, ध्यान दीजिएगा, और 1000 के स्थान वाला अंक, 1000 यहाँ पर है, कहता है 1000 के स्थान वाला अंक सबसे बड़ी एकल अंक अभाज्य संख्या है। देखिए 1000 का जो अंक है वो कहता है कि सबसे बड़ी एकल अंक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो यहाँ है, तो एकल यानी एक एक करके, यहाँ से तो डबल शुरू हो जाता है ना, डबल अंक में, एकल यहाँ से यहाँ है। कहता है 1000 के स्थान वाला अंक सबसे बड़ी एकल अंक अभाज्य संख्या। इसमें सब एकल अंक अभाज्य संख्या यही चारों है, इसमें सबसे बड़ी कौन है? 7 है। तो 1000 पे क्या बैठ जाएगा? 7। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब मेरे पास सैकड़ा और 10,000 बच रहा है। अब देखिए यहाँ पर ही क्या लिखा हुआ है, इसी लाइन का यहाँ पर लास्ट हो जाता है परिणाम। यहाँ लिखिए, और के बाद दहाई के स्थान वाला अंक, ध्यान दीजिएगा, दहाई का अंक, दहाई स्थान वाला अंक, ध्यान दीजिएगा, दहाई स्थान वाला अंक सैकड़े के स्थान वाले अंक, ये जो बराबर है किसका? सैकड़े के अंक, सैकड़े अंक का, सैकड़े अंक का, सैकड़े के स्थान वाले अंक का 2/3, 2/3 यानी 2/3। ठीक है ना? दहाई अंक आपको पता चल चुका है पहले ही, 4 है। तो दहाई अंक के बदले में आप लिख दीजिए, यहाँ पर दहाई अंक के बदले में लिख दीजिए 4, बराबर लिख दीजिए सैकड़े अंक, सैकड़े का अंक का मतलब गुना 2/3। हमको प्राप्त करना है सैकड़ा का अंक क्या होगा। तो सैकड़ा का अंक को रहने दीजिए, इधर जो गुना में है इधर आके भाग में, इधर 4 है ना, इधर जो गुना में है 2, इधर आके भाग में हो जाएगा, और जो भाग में नीचे है वो ऊपर आके गुना में हो जाएगा, यानी 2/3 है, इधर आके 3/2 हो जाएगा। इधर क्या बच जाएगा आपको? सैकड़े अंक बच जाएगा। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हुआ सैकड़े का अंक। सैकड़े का अंक जो है आपको 6 हुआ, यानी सैकड़े के अंक में आप 6 डाल दीजिए। अब सबसे अंतिम में सबसे पहला लाइन पढ़िए, 5 संख्या में सैकड़े के स्थान वाला अंक। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, सबसे अंतिम में सबसे प्रथम लाइन पे कहता है सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े अंक, सैकड़े का स्थान वाला अंक जो है ये बराबर है 1000 के स्थान वाले अंक का 3/4, माफ कीजिएगा, हाँ, सैकड़े के स्थान वाला अंक 10,000 के स्थान, सैकड़े का अंक जो है 10,000 जो स्थान पर अंक है, 10,000 स्थान पर जो अंक है, सैकड़े के स्थान वाला अंक, सैकड़े का अंक बराबर 10,000 के स्थान के अंक का 3 गुना, सैकड़े का अंक 10,000 के स्थान के अंक का 3/4 है, यानी कि 3/4। सैकड़े का अंक आपको पता चल चुका है कि 6 है, बराबर 10,000 का अंक, 10,000 का अंक
का मतलब गुना 3/4। हमको 10,000 का अंक चाहिए तो 6, यहाँ जो भाग में है इधर आके गुना हो जाएगा, जो गुना में है वो आके भाग में, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा। 4 भाग में है तो गुना में हो गया, 3 गुना में तो भाग में हो गया। इधर क्या हो जाएगा 10,000 का अंक, 10,000 का अंक, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 बराबर 10,000 का अंक, 2 चुके 8, यानी यहाँ पर आपका संख्या 8 आ गया। अब ध्यान से देखिए कौन सा संख्या आपको प्राप्त हुआ, 8, 7, 6, 4, 9, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान सवाल था, समय इसीलिए लगा क्योंकि हम आराम आराम से एक एक बात को समझा रहे थे। इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला सवाल देखेंगे। चलिए अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल, कहता है एक ट्रेन 30 मई 2020 को, आप जानते हैं कि मई जो है ना 30 दिन का ही होता है, मई महीना 30 दिन का ही होता है, ठीक अगले दिन जून शुरू हो जाएगा। एक ट्रेन 30 मई 2020 को पटना से 23:40 बजे, 12 से अधिक है ना, यानी कि अपराह्न की बात हो रही है, 23:40 बजे से चलना शुरू होता है, ठीक है, यानी अपराह्न में 23:40 यानी कि 12 निकाल दीजिए, 11:40 रात की बात है, शुरू होती है। और 1 जून 2020 को 5:15 यानी कि 12 से कम है, यानी पूर्वाह्न की बात हो रही है, दोपहर 12 से पहले की बात हो रही है, 5:15 बजे मुंबई पहुंचती है। ट्रेन का कुल यात्रा का समय क्या है? देखिए बहुत आसान सवाल है। 1 मई 2020 को, ठीक है ना, 23:40 से 24 बजे तक, 24 बजे यानी कि समझ रहे हैं ना, रात के 12 बजे, रात 12 बजे, और 24 घंटे वाली घड़ी में क्या दिखाएगा 0000, जिस समय तिथि बदलता है, जिस समय तिथि बदलता है, ठीक है ना। 1 मई 2020 को 23:40 से 12 बजे तक, यानी कि ये आपको 20 मिनट में इसका तिथि बदल गया, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक? 1 मई 2020 को रात में, ओह माफ़ कीजिएगा 1 मई नहीं है, 30 मई है, 30 मई 2020 को 23:40 से 24 बजे तक, ठीक है ना। तो यहाँ आपको हो गया 20 मिनट। अब देखिए यहाँ से 1 मई शुरू हो जाता है, यहाँ से आपको माफ़ कीजिए मई बाद जून शुरू होगा ना, ओहो हो, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, हम तो शुरू में ही गलती कर बैठे हैं। मई 31 दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई 31 दिन का होता है, माफ़ कीजिएगा कन्फ्यूजन में गलती हो गया। 30 मई यानी कि 31 दिन का मई होता है, तो 30 मई को इतना से इतना, यानी कि यहाँ पर तिथि बदल के 31 मई हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, अब लिखेंगे 31 मई 00 बजे से, रात 12 बजे से 1 जून 12 बजे तक, है ना, यानी कि इसी को 12 बजे रात कह सकते हैं आप, इसको भी 12 बजे रात्रि कह सकते हैं, 12 बजे रात्रि कह सकते हैं, जिस समय तिथि बदलता है। तो शुरू में ही हम गलती कर बैठे थे, माफ़ कीजिएगा, मई 31 दिन का होता है, ठीक है। तो 30 मई को 23:40 से 24 बजे तक यानी 20 मिनट, उस समय तिथि बदल के हो गया 31 मई। 31 मई को रात ठीक 12 से 1 जून रात ठीक 12 बजे तक, यानी कुल 24 घंटे, कुल 24 घंटे। अब यहाँ पर कौन सा तिथि हो जाएगा 1 मई। अब लिखेंगे 1 मई रात 12 बजे से सुबह के 5:15 बजे तक, 5:15 बजे तक, 1 मई इतना बजे से 1 मई को ही 5:15 बजे तक, ये हो जाएगा आपको 5 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 15 मिनट, 20-15 35 मिनट हो गया, 24-5 29 घंटे, यानी कि 24 घंटे 29 घंटे 35 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। देखिए अभी हम सवाल बता रहे थे, हम जून समझ के इसको, जून दिमाग में था, जून समझ के हम मई को ही 30 दिन लिख दिए थे,
लेकिन जब हम सवाल बनाना सॉल्व किए तो लगा कि यहाँ तो सिर्फ 4-5 घंटे ही उत्तर आएगा, लेकिन उत्तर तो कोई 5 घंटे का नहीं, हम ना कहीं गलती कर रहे हैं। हम तुरंत दिमाग अप्लाई किए तो मालूम चला कि मई जो है हम 30 दिन दिखाएं वो 30 नहीं 31 दिन का होगा। तो इसी तरीके का एक्टिविटी आपको एक्टिव रहना, आपको ध्यान देना है, ऑप्शन पर भी ध्यान देना है, आपको ऑप्शन पर भी ध्यान देना है और सवाल पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना। कभी कभी ऑप्शन से भी सवाल का हल हो जाता है, कभी कभी सवाल को हल करते हैं तब ऑप्शन मिलता है, ठीक है। लेकिन है तो ये ऑप्शन सवाल का ही ना। तो एक बार पुनः समझ लीजिए 30 मई को चला, मई 31 दिन का होता है, तो 30 मई 2020 को 23:40 से ठीक रात 12 बजे, जिस समय डेट बदलेगा 31 मई होगा, यानी 20 मिनट। अब 31 मई रात 12 बजे से 1 जून रात 12 बजे तक 24 घंटा, ठीक है। माफ़ कीजिएगा ऑटो कट हो गया है, हो गया। तो यहाँ फिर 20 मिनट, फिर 24 घंटे, फिर 5 घंटे 15 मिनट, कुल योग किए 29 घंटे 35 मिनट। इस तरीका से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। चलिए अगला सवाल कहता है कि एक शिक्षक द्वारा गणित की कक्षा में प्रस्तुत कुछ प्रश्न निम्नलिखित है। पहला कहता है एक का सवाल कहता है कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है और परिधि यानी कि आयत का परिमाप जो है वो दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसका उत्तर जो होगा ना सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर होगा, क्योंकि इसका एक भुजा भी फिक्स है और परिमिति भी, परिधि भी, परिमाप भी फिक्स है। जैसे मान लीजिए ये एक आयत है ना, बना के देख लेते हैं, इसका एक और सिर्फ एक ही उत्तर आएगा। जैसे ये मान लीजिए एक आयत है, इसका एक भुजा मान लीजिए कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो दूसरी भुजा कितनी होगी, तो मान लीजिए ये लंबाई है, ये क्या है लंबाई, चौड़ाई क्या होगी ध्यान दीजिएगा। तो वर्ग का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, यानी कि परिमाप कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब 2 इधर भेज देंगे, ध्यान दीजिएगा हम शॉर्टकट मार रहे हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई 2 यहाँ गुना में है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी 15 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर लंबाई मान लिए थे, चौड़ाई मान लीजिए, ठीक है। लंबाई निकालना है, तो लंबाई निकालना है, चौड़ाई कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, इधर कितना बचा 15, यानी कि लंबाई निकालेगा, यहाँ +5 है ना, इधर क्या हो जाएगा -5 यानी कि 10, यानी चौड़ाई 5 है तो लंबाई 10 है। इसके अनुसार से जब परिधि निकालिएगा परिमाप तो 30 सेंटीमीटर आ जाता है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा 10×5 लंबाई गुना चौड़ाई, 10×5 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, यही ना होगा। इसके अलावा इसका कोई क्षेत्रफल हो ही नहीं सकता है, यानी कि ये बंद उत्तर वाला प्रश्न है, यानी ये जो है ये बंद अंत वाला प्रश्न है, यानी इसका एक ही उत्तर सही है, बंद अंत वाला है, ठीक है। संख्याओं का वह समूह ज्ञात कीजिए। देखिए हम सिंपल बता देते हैं आपको, आयत का जब एक भुजा दिया हुआ और परिमिति दिया हुआ है तो उसका तो चौड़ाई फिक्स ही निकल जाएगा। मान लीजिए लंबाई होगा तो चौड़ाई फिक्स ही निकल जाएगा, चौड़ाई होगा ये तो लंबाई फिक्स ही निकलेगा। तो लंबाई और चौड़ाई जब निश्चित है तो उसका क्षेत्रफल एक ही संभव है ना। चलिए अगला कहता है संख्याओं का वह समूह ज्ञात कीजिए जिसकी माध्यिका 4 है। माध्यिका हम बता रहे थे माध्यक, तो ये जरूरी नहीं है कि किसी खास डाटा का माध्यक सिर्फ 4 आएगा, बहुत सारे डाटा का माध्यक 4 आ सकता है, हो सकता है उसमें डाटा 5 हो, 7 हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो, है ना। तो बहुत सारे डाटा का जब हम माध्यिका निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे, हो सकता है सम संख्या में, तो बहुत सारे ऐसे डाटा है जिसका माध्यिका 4 आ जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा माध्यिका मतलब बिचला मान, मान लीजिए कि यहाँ 4 है, इधर 3 है, इधर 5 है, तो भी इसका माध्यिका कितना आएगा 4। मान लीजिए यहाँ पर 4 है, इधर 5 6 है, इधर 3 1 है, तो भी इसका माध्यिका कितना होगा 4। मान लीजिए यहाँ पर 4 है, ठीक है, इस तरीका से इधर है 5 6 7, इधर है 3 2 1, 3 2 1, फिर उसका माध्यिका क्या है 4। बिचला मान 4 का स्थिति एक नहीं ढेर सारी स्थिति ऐसा बन सकता है, यानी ये हो गया मुक्त अंत वाला प्रश्न, यानी इसका उत्तर 1 से अधिक संभव है। फिर कहता है 0 से 8 के बीच अभाज्य संख्याएं सूचीबद्ध कीजिए। अभाज्य संख्या आप जानते हैं वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो, यानी जिसका 2 अवर्तक हो। तो 0 से 8 के बीच में कौन कौन अभाज्य संख्या है 2, पहला अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7,
0 से 8 के बीच में यही 4 जो है ना अभाज्य संख्या है। इस 4 के अलावा 5वां नहीं हो सकता, ना इसे घट सकता है ना बढ़ सकता है, यानी ये फिक्स है, यानी ये बंद अंत वाला प्रश्न है। ठीक है, अगला देखिए, अगला कहता है आयत के बारे में मुझे कुछ गणितीय जानकारी बताओ जो आप जानते हैं। ये कहता है कि आयत के बारे में आप जो जानते हैं हमको बताइए। ठीक है, तो आयत की जानकारी में कुछ भी कह सकता है अगला, जरूरी नहीं है कि वो कहेगा कि आयत का प्रत्येक अंतःकोण समकोण यानी कि 90 डिग्री होता है, जरूरी नहीं है यही बोलेगा। हो सकता है वो बोल देगा कि आयत का आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, वही बोल सकता है, या बोल सकता है कि आयत का परिमिति जो होता है, परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई होता है। या हो सकता है बोल देगा कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। मतलब कि इसके बारे में ढेर सारी जानकारी में से कोई भी एक वो बोल सकता है, कोई भी एक वो बोल सकता है। फिक्स नहीं है कि कौन के बारे में बताएगा, फिक्स नहीं है कि वो भुजा के बारे में बताएगा, फिक्स नहीं है कि वो क्षेत्रफल के बारे में बताएगा, फिक्स नहीं है वो परिमिति के बारे में, कुछ भी जानकारी वो बोल सकता है। यानी वो फ्री है कि कुछ भी जानकारी, इसके बारे में कुछ भी जानकारी है तो वो बोल सकता है, यानी ये फ्री है, यानी कि मुक्त उत्तर वाला ये प्रश्न है, मुक्त अंत वाला ये प्रश्न है। मतलब इसमें जो है फिक्स नहीं है कि आयत के बारे में अगला कौन सी जानकारी देगा, क्योंकि आयत के बारे में ढेर सारी जानकारी है, इसीलिए ये वाला जो है वो मुक्त अंत वाला प्रश्न है। अब इसके आधार पे आपको कह रहा है कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो देखिए ए और सी बंद अंत वाला है, बी और डी मुक्त उत्तर वाला है। तो ए और सी बंद अंत वाला है, बी और डी मुक्त अंत वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है। समझ गए आप लोग? आयत का एक भुजा और परिमिति यानी परिमाप फिक्स है तो एक ही उत्तर संभव है। माध्यिका 4 बहुत सा डाटा का आ सकता है, हो सकता है 3 होगा 5 होगा तो भी आएगा, 2 3 इधर 4 5 तो भी बीच माध्यिका मतलब 20 का मान ढेर सारा हो सकता है, 1 से अधिक है। अभाज्य संख्या 0 से 8 के बीच में फिक्स है, 4 ही होगा। और आयत के बारे में जानकारी अगला कुछ भी बोल सकता है ना, जितनी भी जानकारी होती है कुछ बोल सकता है। तो इस तरीका से ए और सी जो है बंद अंत वाला है, यानी कि ये दोनों फिक्स है, ये दोनों फिक्स नहीं है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले सवाल के साथ। तब तक यहाँ तक क्लास देखने के लिए आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।